हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडेड फॉक और मेरा नाम है सौरभ। गाइस, प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि सी के फीचर्स क्या हैं और किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है सी लैंग्वेज के अंदर और रियल लाइफ में उनका क्या यूज़ है। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टॉलेशन ऑफ सी। तो वैसे तो कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और इतना खास टॉपिक भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं इसमें स्टूडेंट्स को डाउट रह जाता है क्योंकि वो लाइक एक कंपाइलर हम इसमें यूज़ करते हैं, कंपाइलर टर्म होती है, और रन भी करते हैं प्रोग्राम को, और दूसरा कोड भी हम अपना राइट करते हैं। तो इनको अलग अलग मॉड्यूल्स में अगर हम डिवाइड करें तो काफ़ी चीज़ें हमें पता लगती हैं, बट स्टूडेंट इतना नहीं सोच पाता इनिशियल फेज़ पे। तो वो क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है और सॉफ्टवेयर में जो है कोड लिखता है और किसी शॉर्टकट कमांड से उसको रन कर देता है। पर जो इनिशियल प्रोसेसिंग होती है बैकएंड में, वो कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। तो चलिए आज उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और समझते हैं कि एक्चुअल में सी को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और किस तरह से हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। ओके गाइस, सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि हम कोई कोड राइट कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई भी चीज़ टाइप करते हो तो सिस्टम में जो सबसे इनिशियल फेज़ पे आपको मिलता है, सबसे स्टार्टिंग में जो आपको विंडोज़ पे मिलता है, वो मिलता है नोटपैड। ओके, देन हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोड लिखना है, इफ़ वी वांना राइट अ कोड देन वी कैन यूज़ नोटपैड। ओके, तो नोटपैड विंडोज़ के साथ आता है। अब इसके अलावा चलो कोड तो आप नोटपैड पे लिख लोगे। अब जो आपका कोड होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट, जब वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि आपको पता है मशीन को 0 1 समझ में आता है, तो आपका कोड जब तक बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक सिस्टम को कैसे समझ में आएगा और कैसे वो एक सॉफ्टवेयर बन पाएगा। तो बिल्कुल वो एक सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता जब तक कि आप अपने कोड को बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करते। तो नोटपैड के पास तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती ना कि बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सके कोड को। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यूज़ करते हैं कंपाइलर। और कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर ही वो सॉफ्टवेयर है जो आपके कोड को कन्वर्ट करता है, किस में, बाइनरी लैंग्वेज में। या फिर हम कह सकते हैं कि जो मशीन के लेवल की जो लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको कंपाइलर यूज़ करना है। तो चलिए, आपने नोटपैड में कोड लिख दिया अपना और अब आपको चाहिए कंपाइलर। कंपाइलर, ओके। कंपाइलर के बारे में बात करते हैं। कंपाइलर क्या है, एक कंपाइलर एक स्टेटमेंट में यहाँ पे और पास करता हूँ, इफ़ वी वांट टू कंपाइल अ कोड देन वी शुड हैव अ कंपाइलर। तो आपने क्या करना पड़ेगा, नोटपैड आपके पास विंडोज़ में है, आपने कंपाइलर और डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, तो आप नोटपैड में कोड लिखोगे और कंपाइलर पे रन करोगे, तो कंपाइलर आपको चलाना भी पड़ेगा। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जो कंपाइलर की इंटरनल प्रोसेसिंग होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कंपाइलर क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। ओके, हेयर कंपाइलर इज लाइक अ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर बिटवीन मशीन लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, लाइक आपने सी लैंग्वेज के थ्रू कोड लिखा, तो कंपाइलर क्या करता है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है सो दैट कि मशीन उसको समझ सके। ओके, बट अगर आपने कोई गलती की है अपने प्रोग्राम के अंदर, कोई आपने मिस्टेक की है, आपने कोड सही नहीं लिखा है, तो कंपाइलर आपको एरर भी देता है। तो एरर किस तरह से जनरेट करता है, उस प्रोसेस को यहाँ पे समझते हैं। ओके, लेट्स सपोज, अभी एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से कंपाइलर काम करता है।
एक नॉर्मल सा डायग्राम है, कोई रूल नहीं है इसके अंदर, जस्ट आपको इसका फ्लो समझना है कि किस तरह से काम कर रहा है। लेट सपोज ये आपका कोड है और इस कोड का नाम मैं रखता हूँ सम, और डॉट सी तो लगना ही है, क्योंकि जब आपका मतलब कोई भी कोड होता है, लाइक कोई भी फाइल होती है, तो उसका एक एक्सटेंशन नेम होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो लाइक एक सॉफ्टवेयर है तो डॉट ई एक्स ई लगता है, और अगर एक सॉन्ग है या ऑडियो फाइल है तो डॉट एम पी थ्री यूज़ करते हैं हम, और अगर कोई वीडियो फाइल है तो डॉट एम पी फोर यूज़ होता है। इसी तरह से अगर कोई भी फाइल सी लैंग्वेज की है तो डॉट सी उसमें एक्सटेंशन नेम लगता है, ओके। क्योंकि कंपाइलर आपका डॉट सी फाइल को ही कंपाइल करेगा और किसी तरह की फाइल को कंपाइल नहीं करेगा, ठीक है। या तो वो डॉट सी होनी चाहिए या फिर वो डॉट सी पी पी होनी चाहिए। सी पी पी मीन्स सी प्लस प्लस, और सी लैंग्वेज है आप, ठीक है। तो ओके, तो ये जो फाइल है ये वो फाइल है जिसके अंदर आपने कोड लिखा है, कौन सी लैंग्वेज में? अपनी लैंग्वेज में, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से जो आपने कोड लिखा है वो इस फाइल में, ठीक है। तो ये है आपका ह्यूमन इंटरफेस कोड, मीन्स एक ऐसा कोड जिसको ह्यूमन समझ सकता है, हम समझ सकते हैं। तो ये हमारे थ्रू लिखा गया कोड है, अब मशीन की समझ में तो नहीं आने वाला, तो यहाँ से ये किसको पास होता है? इसके बाद ये वाला कोड जाता है आपके कंपाइलर के पास, ओके। तो लेट सपोज ये आपका कंपाइलर है, इट इज़ कंपाइलर, ओके। कंपाइलर क्या करता है? इस कोड को कन्वर्ट करता है किस में? ऑब्जेक्ट कोड में, ओके। कंपाइलर इस कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, और ऑब्जेक्ट कोड एक ऐसा कोड होता है जो मशीन को समझ में आता है। अगर आप उसको लाइक ओपन करोगे या फिर नोटपैड में भी आप उसको ओपन करते हो तो वो आपकी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट कोड होता है, वो किसी सॉफ्टवेयर की या फिर सिर्फ एक मशीन की समझ में ही आ सकता है, ओके। तो आप उसको नहीं समझ सकते। ऑब्जेक्ट मशीन होती है तो ऑब्जेक्ट कोड मीन्स मशीन कोड। नेक्स्ट, इस कोड को रिसीव करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है लिंकर, और लिंकर क्या करता है? आपके प्रोग्राम को लिंक करता है किससे? सी की लाइब्रेरी से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सी के पास एक अपनी लाइब्रेरी होती है, तो उस लाइब्रेरी के जो रूल्स होते हैं, लिंकर उन सारे रूल्स से आपके प्रोग्राम को मैच करके देखता है, ठीक है। तो लाइक इधर ऊपर हम एक लाइब्रेरी का सिंबल ले लेते हैं, ये हमारी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी जो आपकी सी के मतलब जितने भी फंक्शंस होते हैं या कुछ भी होता है तो वो लाइब्रेरी के अंदर होता है। तो लिंकर क्या करता है? इस कोड को आपकी लाइब्रेरी से मैच करके देखता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? कंपेयर करेगा। अब लाइब्रेरी एक रिस्पॉन्स देती है कि अगर कोड सही है, अगर कोड आपका सही होता है तो लिंकर क्या करता है? एक फाइल जनरेट करता है। किस तरह की फाइल जनरेट करेगा? जैसे आपका फाइल का नाम सम है तो ये क्या जनरेट करेगा? सम डॉट ई एक्स ई, ओके। तो ये एक फाइल जनरेट होती है अगर आपके कोड में कोई भी एरर नहीं है, और लाइब्रेरी के जितने भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स आपने अगर कोड को लिखने के लिए फॉलो किए हैं तो बिल्कुल लिंकर क्या करेगा? एक ई फाइल जनरेट करेगा। और आपको पता है कि ई फाइल ही वर्क करती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। आपका जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर आपकी ई फाइल ही वर्क करेगी, ओके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जो ये सम डॉट ई वाली फाइल है, इसको जनरेट करने के लिए एक ऐसा कंपाइलर चाहिए जो आपकी विंडोज़ के हिसाब से हो, ठीक है। अभी
मैं कुछ कंपाइलर्स के आपको नाम बताता हूँ, कुछ सॉफ्टवेयर्स के। अगर आप नोटपैड यूज़ करते हो और कंपाइलर अलग से यूज़ करते हो, तो आपको पहले नोटपैड पे कोड लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा। सेकंड, सबसे पहले नोटपैड पे आपने कोड लिखा, नोटपैड पे कोड लिखने के बाद आप कहाँ जाते हो, कंपाइलर मतलब सीएमडी ओपन करोगे। सीएमडी ओपन करने के बाद आप क्या करोगे, कंपाइलर कॉल करोगे। कंपाइलर को आपने कॉल किया, कंपाइलर को कॉल करने के बाद आप उस फाइल को कॉल करोगे जो हमने ये फाइल बनाई है sum.exe। ओके, तो ये जो प्रोसेस है नोटपैड से किसी प्रोग्राम को रन करने का, ये मेरे पास एक जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके अंदर एक अनदर वीडियो है, उसके अंदर मैंने बता रखा है कि बाय यूजिंग कमांड आप किसी प्रोग्राम को किस तरह से रन कर सकते हो, तो वो चीज़ बात की है। बाकी उसमें क्या होता है कि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, आप उसमें जो है वो थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। तो उसमें आप पहले कोड लिखोगे, फिर आप कंपाइलर रन करोगे सीएमडी के अंदर, और फिर आप प्रोग्राम का नाम लिखोगे, तब जाके वो EXE फाइल में कन्वर्ट होगा। और अगर किसी भी तरह की एरर भी आती है तो वो सीएमडी पे ही दिखती है। ठीक है, तो इतने झंझट की बजाय हम क्या करते हैं, हम सीधा एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं जिसके अंदर आपका नोटपैड एडिटर भी आपको मिल जाए, जिस पे आप कोडिंग लिख सको। और इसके अलावा आपको और क्या मिलना चाहिए, एक कंपाइलर भी उसके साथ ही मिल जाए। ठीक है, तो हम नोटपैड एडिटर और कंपाइलर दोनों चीज़ें एक सॉफ्टवेयर के अंदर चाहते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, क्रोम पे जाना है। तो गूगल क्रोम पे या फिर किसी कोई भी ब्राउज़र हो आपके सिस्टम में, google.com। गाइस दो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है आपका टर्बो C++ और एक होता है डेवलपर C++। बाकी मुझे दो के बारे में पता है और मैंने यूज़ किया नहीं है, तो मेरी नीड जो है वो डेवलपर C++ से पूरी हो जाती है, तो मैं किसी और सॉफ्टवेयर की तरफ जो है मूव नहीं किया मैंने। ठीक है, तो अगर मैं टर्बो C++ डाउनलोड करता हूँ, टर्बो C++, तो बिल्कुल ये भी ठीक है, इनिशियल फेज पे हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, अगर आप टर्बो C++ इंस्टॉल करते हो तो आपका जो ये EXE कोड है ये विंडोज़ 10 पे नहीं चलेगा और विंडोज़ 8.1 पे नहीं चलेगा, क्योंकि जो विंडोज़ 10 और 8.1 है वो आज के टाइम की विंडोज़ हैं। मतलब आज के टाइम की जो अपडेट्स होती है 2020 और 2011 के बीच में जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी की सारी विंडोज़ 10 और 8.1 में है। जबकि आपका जो कंपाइलर है टर्बो C++ वो काफ़ी पुराना है। ओके, तो उसकी जनरेट की गई EXE फाइल आपकी या तो विंडोज़ XP में चल पाएगी या फिर विंडोज़ 7 का जो सबसे पुराना सर्विस पैक है उसमें चल पाएगी। ठीक है, जो सबसे पुरानी अपडेट होती है उसमें चल पाएगी। तो आप क्या करोगे, आप टर्बो C++ डाउनलोड ना करके आपने डाउनलोड करना है डेवलपर C++। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेव C++, एंटर। इसके बाद ये जो फर्स्ट लिंक है इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इजीली। बाकी मैं डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो सबसे पहले डाउनलोड्स फोल्डर में जाते हैं और प्रोग्राम्स। तो गाइस ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है और 48 MB अप्रॉक्स है सॉफ्टवेयर का साइज़। डबल क्लिक, सो गाइस जो समझने वाली चीज़ है वो यही है कि आपको कोड लिखने के लिए क्या चाहिए होता है। कोड तो आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे लिख सकते हो, आप नोटपैड पे भी लिख सकते हो, नोटपैड++ पे भी लिख सकते हो, बट कोड को चलाने के लिए आपको एक कंपाइलर चाहिए होता है। और हम दोनों चीज़ें अलग अलग यूज़ करें उससे ज़्यादा बेटर ये है कि हम दोनों चीज़ों के लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें और उसमें कोड लिखें। ठीक है, और जैसे जावा लैंग्वेज है तो जावा लैंग्वेज के इनिशियल फेज में जब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, तो उस टाइम पे वो एक प्री डिफाइंड, जैसे मतलब अभी हम यूज़ कर रहे हैं डेवलपर C++, तो इस तरह की कोई चीज़ वो यूज़ नहीं करते, वो CMD से प्रोग्राम रन करते हैं। तो जैसे जावा में प्रोग्राम रन किया जाता है ऐसे हम C++ का भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं बाय यूजिंग CMD।
ओके, बट उसमें क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है। ओके गाइस, इट इज़ टेकिंग सम टाइम। ओके, तो वो इंस्टॉल होगा तब तक हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं टर्बो सी प्लस प्लस और डेवलपर सी प्लस प्लस के बारे में। वी कैन यूज़ ब्लो compilers कंपाइलर प्रॉब्लम। एक है आपके पास टर्बो सी प्लस प्लस exe फाइल नॉट सपोर्टेड ऑन लेटेस्ट ओएस। ओके, जो आपका नया ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर आपकी टर्बो सी प्लस प्लस की जनरेट की गई exe फाइल नहीं चलने वाली। इसके बाद अगर आप डेवलपर सी प्लस प्लस यूज़ करते हो, और एक और प्रॉब्लम होती है टर्बो सी प्लस प्लस में, आपका जो मेमोरी साइज होता है, जैसे इंटीजर या फिर अभी इंटीजर या किसी भी चीज़ के बारे में हम बात नहीं करते, बस ये समझ लो कि टर्बो सी प्लस प्लस के जो मेमोरी होती है, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम चलता है तो मेमोरी तो चाहिए होती है, तो मेमोरी साइज जो टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर होता है चीज़ों का, वो कम होता है। क्योंकि टर्बो सी प्लस प्लस आपकी तब आई थी जब आपका 16 बिट का आर्किटेक्चर हुआ करता था, मतलब 16 बिट का जब सीपीयू था, अभी तो आप 64 बिट का यूज़ करते हैं। तो जिस टाइम 16 बिट का सीपीयू था 16 बिट का, तो उस टाइम पे टर्बो सी प्लस प्लस से डेवलपमेंट हुआ था। ओके, तो उसी हिसाब से टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर एलिमेंट्स की मेमोरी होती है। तो अगर आपको अच्छी मेमोरी चाहिए अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए, या फिर डाटा टाइप्स के लिए आपको मेमोरी ज़्यादा चाहिए, तो आप डेवलपर सी प्लस प्लस इंस्टॉल करोगे, क्योंकि डेवलपर सी प्लस प्लस 32 बिट और 64 बिट 64 बिट और 32 बिट दोनों पे काम करती है। ठीक है, exe file not supported on latest OS and less memory। ठीक है, based on 16 bit architecture। 16 bit architecture मीन्स 16 बिट का सीपीयू। इसके बाद अगर आप डेवलपर सीपीयू से यूज़ करते हो तो उसमें क्या है, exe फाइल सपोर्टेड ऑन लेटेस्ट ओएस, मतलब जो नया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर भी इसकी exe फाइल चलेगी, और जो पुराने वाले हैं उन पे भी आपका इसका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 32 बिट और 64 बिट दोनों पे इसका जो है आर्किटेक्चर, दोनों आर्किटेक्चर्स पे इसका प्रोग्राम चल सकता है। ओके, तो सी प्लस प्लस इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद इसको फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद एज यूजुअल डबल क्लिक टू ओपन इट। इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ किया, यहाँ से आपको किसी चीज़ में भी छेड़खानी नहीं करनी है। नेक्स्ट और ओके। ओके करने के बाद आपको ये इंटरफेस मिलता है। इसके बाद आप यहाँ पे जाते हो, सोर्स फाइल पे क्लिक करते हो, तो यहाँ आप अपना कोड टाइप करते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप जो सबसे पहला प्रोग्राम आप राइट करोगे इसमें किस तरह से राइट करोगे और किस तरह से अपना कोड जनरेट करोगे, और इसके अलावा प्रोग्राम किस तरीके से रन होता है, और किस तरह से हम समझते हैं कि एरर्स जो प्रोग्राम को टाइप करते टाइम या फिर रन करते टाइम जो एरर्स आती हैं, तो उन एरर्स को किस तरह से समझना है और किस एरर का मतलब क्या होता है। ओके, तो सारी चीज़ों को समझेंगे धीरे धीरे। अभी आप जो है इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जो आपका फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी है उसकी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा अभी जल्दी। ओके, तो बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।